हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडे क्लास। दिस इज़ कमल आरसी फ्रॉम टुडे क्लास। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और अपनी फैमिली और हेल्थ का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। आज हम बात करेंगे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, और इस टॉपिक से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक टुडे क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि टुडे क्लास यानी ताकत कलम की। आपके पास कलम की ताकत है तो आप जो चाहे बन सकते हैं, जो चाहे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत क्या है, इसको देख लेते हैं। पियाजे मुख्यतः स्विट्जरलैंड के निवासी थे। इन्होंने 22 साल में जंतु विज्ञान में पीएचडी की उपाधि हासिल कर ली, यानी बहुत ही कम उम्र थी, 22 साल। और यह मुख्यतः विकासात्मक मनोवैज्ञानिक थे। ये मनोवैज्ञानिक बनने से पहले जंतु वैज्ञानिक थे, और इन्होंने अल्फ्रेड बीने के अंडर में रह करके बुद्धि परीक्षण किया, और जहाँ पे उन्होंने देखा कि हर बच्चा या ज़्यादातर बच्चे जो क्वेश्चन पूछते हैं वो ज़्यादातर बच्चे गलत उत्तर दे रहे हैं, और जिससे व्यथित होकर उन्होंने बच्चों पर परीक्षण किया, यानी बच्चों का जो मानसिक विकास है उस पर परीक्षण किया, और 400 से ज़्यादा पुस्तकें लिखी, और 16 वर्ष पर उन्होंने अपने बच्चों पर भी अध्ययन किया था। तो इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं। आगे है पियाजे प्रथम मनोवैज्ञानिक थे जो जन्म से व्यक्ति को क्रियाशील तथा सूचना प्रक्रमणित मानते थे। क्वेश्चन बनता है कि वह कौन सा मनोवैज्ञानिक है जो व्यक्ति को जन्म से क्रियाशील और सूचना प्रक्रमणित मानता है। तो पियाजे हैं जो व्यक्ति को जन्म से क्रियाशील मानते हैं। और सूचना प्रक्रमणित यह क्या है, जैसे कोई व्यक्ति है वह क्या करता है, वह सूचनाएं ग्रहण करता है, उसका प्रोसेसिंग करता है और रिजल्ट प्राप्त करता है। जिस प्रकार कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में हम लोग कीबोर्ड के माध्यम से सूचनाएं देते हैं, माउस के माध्यम से सूचनाएं देते हैं, और उसका प्रोसेसिंग करता है, उसके बाद रिजल्ट देता है। उसी प्रकार कैलकुलेटर होता है, कैलकुलेटर भी प्रोसेसिंग करता है, उसके बाद हमें रिजल्ट देता है। तो यही क्या है, यही सूचना प्रोसेसिंग है या सूचना प्रक्रमणित क्रिया है। पियाजे बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक मानते थे, यानी पियाजे कहते थे कि बच्चे जो है नन्हे वैज्ञानिक हैं। आगे देखते हैं पियाजे के अनुसार विकास क्या है, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा बनते हैं। तो पियाजे के अनुसार बच्चों का विकास होता है वह गुणात्मक चरणों में होता है। गुणात्मक यानी कि जैसे 2 × 2 यानी कि 4, और 4 × 4 = 16, 8 × 8 = 64। ये क्या है, ये पियाजे के अनुसार क्या है, गुणात्मक चरणों में विकास है। बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता तथा खोजपरक होते हैं, यानी बच्चे जो है एक्टिव होते हैं। जैसा कि पहले ही कहा था कि पियाजे ने जन्म से व्यक्ति को क्रियाशील माना है, तथा खोजपरक होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। अब यहाँ पे 2 शब्द है, गुणात्मक और गुणात्मक। तो ये गुणात्मक क्या है, ये गुणात्मक है 4 × 16, 8 × 8 = 64। इस प्रकार जो है गुणात्मक जो गुणा की संक्रिया होती है उस प्रकार जो है बच्चों का विकास होता है, यानी बच्चों का विकास काफ़ी तेज होता है। जबकि यहाँ पे जो गुणात्मक है, यहाँ पे गुणों की बात की गई है। जैसे कोई बच्चा है तो वह बच्चों की तरह सीखेगा, जबकि कोई वयस्क है तो वह वयस्कों की तरह सीखेगा। तो यही भिन्नता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बना था, और यहाँ से भी बना था, और यहाँ से भी बना था। तो इसको याद रखेंगे। बच्चे अपने समवयस्क बच्चों के साथ अंतःक्रिया द्वारा सीखते हैं। समवयस्क मतलब अपने समान बच्चे, सम मतलब समान, वयस्क माने उनके समान जो हैं बड़े बच्चे, उनसे सीखते हैं। तो इसको याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन बना था। अब संज्ञानात्मक विकास को पियाजे ने किस प्रकार से बांटा है उसको देख लेते हैं। तो पहला है संगठन, दूसरा है अनुकूलन। अनुकूलन को 2 भागों में बांटा है, आत्मसातीकरण, दूसरा है समाविष्टीकरण। तो आइए देखते हैं संगठन क्या है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन। प्रत्यक्षीकृत तथा बौद्धिक सूचनाओं को बौद्धिक संरचनाओं में व्यवस्थित करना संगठन कहलाता है। यानी कि कोई व्यक्ति है, उसमें बौद्धिक संरचनाएं होती हैं, उसका मस्तिष्क होता है, उसमें बौद्धिक सूचनाएं, और जो प्रत्यक्षीकृत यानी जो व्यक्ति देखता है उसकी जो बौद्धिक सूचनाएं हैं वह अपने मानसिक संरचनाओं में यानी बौद्धिक संरचनाओं में व्यवस्थित करता है। यही क्या है, यही संगठन है। जैसे हमें कह दिया गया कि क से कबूतर होता है, तो हम लोगों ने क्या किया, अपने दिमाग में क जो है, क और कबूतर को क्या किया, संगठित कर लिया। तो यही क्या है, यही ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। अब अनुकूलन क्या है, नवीन सूचनाओं को संगठित करने पर असफल होने पर व्यक्ति अनुकूलन करता है। यानी कि जैसे कि हमें कह दिया गया क से कबूतर होता है, तो हमने याद रखा था क से कबूतर होता है, लेकिन बाद में क्या हुआ कि क से कबूतर के अलावा क से कौवा और क से कुत्ता और क से कमल भी होता है। यानी कि अब क्या हुआ, नवीन सूचनाएं हमको मिल गई, लेकिन हम लोग संगठित करने में असफल हो रहे हैं। तो क्या करता है, व्यक्ति अनुकूलन करता है, यानी कि वह एडॉप्टेशन करेगा। तो अनुकूलन कैसे करेगा, वह अनुकूलन ऐसे करेगा कि पूर्व ज्ञान तथा नवीन ज्ञान के मध्य संतुलन स्थापित करेगा। यानी कि जैसे क से कबूतर कह दिया गया है, लेकिन बाद में अगर आपने क से कौवा और क से कमल और क से कुत्ता भी बताया, तो वह क्या करेगा, वह नवीन ज्ञान, पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान के मध्य संतुलन स्थापित करेगा। यानी वह जो है नवीन ज्ञान क्या है, कुत्ता है, कौवा है, कमल है, और
जो पूर्व ज्ञान क्या है, कबूतर है, उसके मध्य संतुलन स्थापित करेगा। और अनुकूलन में 2 प्रकार की क्रियाएं करता है, यानी कि अनुकूलन करने के लिए 2 प्रकार की क्रियाएं करता है। कैसे? पहला है आत्मसातीकरण। और आत्मसातीकरण क्या है? नवीन अनुभवों को पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं में व्यवस्थित करना ही आत्मसातीकरण है, अथवा नवीन ज्ञान प्राप्त करना ही आत्मसातीकरण है। यानी कि पहले हमने क्या प्राप्त किया था, क से कबूतर होता है, लेकिन बाद में हमने अनुकूलन में आत्मसातीकरण किया कि क से कबूतर के अलावा क से कौवा भी होता है, क से कमल भी होता है और क से कुत्ता भी होता है। तो यह क्या है? नवीन ज्ञान प्राप्त करना है, यही आत्मसातीकरण है। तो इसको याद रखेंगे कि क से कुत्ता भी जानना, यह क्या है? यह आत्मसातीकरण है। और क से कौवा जानना यानी कि नवीन ज्ञान प्राप्त करना, यह भी आत्मसातीकरण है। तो इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। अब समाविष्टीकरण देखते हैं। समाविष्टीकरण क्या है? पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को जोड़ना अथवा अंतर करना, यही समाविष्टीकरण है। तो जो समाविष्टीकरण है और जो आत्मसातीकरण है, इन दोनों में अंतर कैसे करेंगे हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि कोई बालक है, वह सर्वप्रथम पहले कुत्ते को देखता है तो वह अपने माता पिता से प्रश्न करता है कि यह क्या है। तो उसे उसके माता पिता कहते हैं कि यह कुत्ता है। जैसा कि मैंने बताया था कि क से कुत्ता होता है, क से कमल, क से कौवा और कबूतर तो होता ही है। लेकिन जब वो आत्मसातीकरण की क्रिया करता है तो वह कुत्ते को देखता है। जब वह कुत्ते को देखता है तो अपने माता पिता से पूछता है कि यह क्या है, तो उसके माता पिता कहते हैं कि यह कुत्ता है। तो वह जान जाता है कि कुत्ता जो होता है उसके 4 पैर होते हैं और 2 आँखें, 2 कान और 1 पूँछ होता है। तो इस प्रकार वह आत्मसातीकरण की क्रिया करता है। लेकिन समाविष्टीकरण क्या है कि नवीन पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को जोड़ना। यानी कि जब कोई बालक है, अगर वह क्या करता है, वह बकरी के बच्चे को देखता है तो वह अपने माता पिता से प्रश्न करता है कि यह क्या है। तो उसके माता पिता कहते हैं कि यह जो है बकरी है। लेकिन वह पहले सोच रहा था कि यह बकरी का जो बच्चा है, यह बकरी का बच्चा न होकर के कुत्ता है। लेकिन जब वो उसे ज्ञान प्राप्त होता है कि जो कुत्ता होता है वह क्या है, वह भोक्ता भी है और भोक्ता भी है, जबकि बकरी है, बकरी जो है भोक्ता नहीं है। और जो कुत्ता होता है उसके पैर में नाखून होते हैं। तो यह क्या है, यह पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को जोड़ दिया है, या कुत्ते और बकरी में अंतर करना, यानी कि नवीन ज्ञान और पूर्व ज्ञान में जोड़ना या अंतर करना ही समाविष्टीकरण है। तो इसको इस प्रकार से याद रखेंगे। अब संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं हैं चारों, उसको देख लेते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं संवेदनागामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, और जो चौथी अवस्था है वह है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि 11 से 15 वर्ष। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि संवेदनागामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की जो क्या कहते हैं समय है उसको बताइए। तो याद रखेंगे, और ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ कि ये चारों कैसे याद रखेंगे। संवेदना से पूर्व मारुति और चरपहिया समस्या, यानी कि कोई बालक है, अगर उसमें संवेदना नहीं है, यानी कि वह चल नहीं पा रहा है, सही से देख नहीं पा रहा है, अगर उसे पहले उसे मारुति दे दी जाए और चरपहिया दे दी जाए तो वह क्या है, वह कहीं न कहीं लड़ा देगा, कहीं न कहीं भिड़ा देगा, तो वह समस्या है। तो यह क्या है, संवेदनागामक अवस्था, पूर्व यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और मारुति यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चरपहिया मतलब औपचारिक, और औपचारिक को ही समस्या समाधान अवस्था बोलते हैं। तो इसको इस प्रकार से याद रखेंगे, ठीक है ना। अब हम चारों के बारे में डिटेल स्टडी देख लेते हैं। तो डिटेल क्या है, संवेदनागामक अवस्था, इसे ही कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। तो इसे सेंसरी मोटर स्टेज क्यों कहते हैं, तो इसको पहले देखते हैं। इस अवस्था में बालक देखने, छूने और यहाँ पे पकड़ने कर लीजिए, पकड़ने, चूसने जैसी क्रियाएं करता है। तो यह क्रियाएं कैसे करेगा, यह क्रिया या तो हाथ से करेगा या तो पैर से करेगा। तो इसमें क्या होगी, इसमें पेशियों का काम होता है। तो इसको कैसे देखेंगे, आवाज़ तथा प्रकाश के प्रति भी क्रिया करता है। तो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, ये संवेदनागामक को संवेद पेशी भी कहते हैं, लेकिन इसको याद कैसे रखेंगे। इसको याद रखने का एक तरीका, एक्सपेरिमेंट एक है जो कि बायो का है, उसको देख लेते हैं। क्योंकि जो जीन पियाजे थे वो मुख्यतः जंतु वैज्ञानिक थे, इसलिए इन्होंने जो पहली अवस्था दी है वह किससे रिलेटेड है, वह जंतु विज्ञान के जो एक प्रयोग होता है उससे रिलेटेड है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा कोई यूट्यूबर नहीं है जो आपको इस तरह से बताएगा। तो चलिए देखते हैं, यह क्या है, यह पैर है। पैर में अगर कोई चीज़ चुभो दी जाती है या हथौड़े से मार दिया जाता है तो क्या होता है कि सेंसेशन हमारे शरीर से क्या है, हमारे दिमाग तक जाता है। ये क्या है, ये दिमाग है। तो ये दिमाग है, ध्यान दीजिएगा। और जब हमारे दिमाग से क्या होता है, हमारे दिमाग से
जो आर्डर निकलता है वह मोटर न्यूरॉन को आर्डर दिया जाता है और मोटर न्यूरॉन क्या करता है, ये पेशियों पे काम करता है। जब ये पेशियों पे काम करता है तो पहले व्यक्ति का पैर आगे था, उसके बाद क्या हुआ, व्यक्ति का पैर पीछे चला गया, यानी कि उसने पैर खींच लिया। उसी प्रकार क्या होता है, अगर किसी चीज़ को आपको पकड़ना है तो पहले आपके क्या है, आपके जो माइंड है वो मोटर न्यूरॉन को आर्डर देगा। मोटर न्यूरॉन को आर्डर देगा तो वह क्या करेगा, वह हाथ की जो पेशियाँ हैं उस पर काम करेगा और वह हाथ जो है अंगुलियों के माध्यम से किसी भी चीज़ को पकड़ेगा। तो यही क्या है, यही संवेदी पेशी अवस्था है। यानी इस अवस्था में बालक पेशियों से कार्य ज़्यादा लेता है और यह जो कार्य पेशियों द्वारा होता है वह कौन करता है, वह मोटर न्यूरॉन के माध्यम से होता है। इसीलिए इस अवस्था को क्या कहते हैं, संवेदनागामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि मोटर न्यूरॉन के माध्यम से होता है। और जो सेंसरी मोटर स्टेज होता है वह संवेद पेशी अवस्था भी कहा जाता है। यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज जो होता है वह किसके द्वारा कार्य करता है, वह पेशियों के द्वारा कार्य करता है, इसलिए इसे संवेद पेशी अवस्था कहते हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, स्कीमा देख लेते हैं। बच्चे जो कार्य करते हैं उसका प्रारूप दिमाग से जुड़ा होता है, जिसे स्कीमा कहते हैं। अच्छा, स्कीमा क्या है, इससे क्वेश्चन बनता है तो इसको याद रखिएगा। ये स्कीमा जो है जीन पियाजे का सबसे पॉपुलर वर्ड है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। अब दूसरा जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो संक्रिया क्या है, जैसे कि जो गणित की संक्रियाएँ होती हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग, ये क्या है, ये सब संक्रिया है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्यों कहेंगे, क्योंकि बालक के अंदर जो है संक्रियाएँ नहीं बन पाती हैं, इसलिए इसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहेंगे। जबकि हम लोग आगे देखेंगे तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, वहाँ पे देखेंगे तो हम लोग वहाँ पे संक्रियाएँ बनती हैं, इसलिए उसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। इसमें संकेतात्मक कार्यों का प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। भाषा का अधिकतम विकास इसी अवस्था में होता है और इसे दो अवस्थाओं में बांटा गया है। पहला है पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था, 2 से 4 वर्ष है। दूसरा है आंध प्रज्ञकाल, यानी कि इंट्यूटिव स्टेज, यह 4 से 7 वर्ष है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि जो अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्व प्रत्यात्मक, दूसरा आंध प्रज्ञाल। तो पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था जो 2 से 4 वर्ष है, इसे परिवर्तन की अवस्था बोलते हैं, इसे खोज की अवस्था बोलते हैं कि क्योंकि यह इसमें जो बालक होता है कि और कैसे जैसे प्रश्न ज़्यादा करता है। इसे अनुकरण की अवस्था भी बोलते हैं। अब आंध प्रज्ञकाल क्या है, आंध प्रज्ञकाल को देख लेते हैं। इसे इंट्यूटिव स्टेज भी बोलते हैं। यह 4 से 7 वर्ष तक चलता है बिना किसी कारण के, यहाँ पे कारण कर लीजिएगा, बिना किसी कारण तथा विचार के बात को ग्रहण कर लेता है। यह क्या है, यह आंध प्रज्ञकाल की विशेषता है। यानी कि अगर आपने 2 छड़ी रखी एक साथ और एक समान लंबाई की, तो बालक से पूछेंगे कि ये इसमें से कौन बड़ी है, तो वो बालक कहेगा दोनों बराबर है। लेकिन अगर बालक देख ही रहा है, मतलब बालक के सामने ही आपने अगर एक छड़ी को आगे खिसका दिया और आप बालक से पूछेंगे कि इनमें से कौन बड़ा है, तो बालक कहेगा कि जो आगे छड़ी है, यानी कि ये वाली जो आगे छड़ी है ये बड़ी है। तो यह क्या है, यह बिना किसी तार्किक विचार के वह देख रहा है कि एक छड़ी जो है आगे है, तो वह इस प्रकार बिना किसी तार्किक विचार के वह किसी भी बात को ग्रहण कर लेता है। तो आंत प्रज्ञ चिंतन की 3 विशेषताएं हैं। वो तीनों विशेषताएं क्या हैं, बालक प्रत्यक्ष क्या देख रहा है और दूसरा है किसी भी वस्तु या घटना में सर्वाधिक स्पष्ट क्या दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण और बता दूं कि ये रुई है 1 किलो और ये 5 किलो का क्या है, कोई बटखरा है। यानी 5 किलो का कोई तौलने का लोहा है और ये रुई है, ये 5 किलो का लोहा है। तो बालक से पूछेंगे कि बड़ा कौन है, तो बालक कहेगा कि ये, जबकि वजन किसका ज़्यादा है, जबकि वजन है इसका ज़्यादा, जो लोहा है इसका ज़्यादा है और रुई का वजन कम है। यानी कि बालक प्रत्यक्ष क्या देख रहा है, बालक उसका आकार प्रत्यक्ष देख रहा है, लेकिन उसकी गुणवत्ता नहीं देख रहा है कि इसकी वजन ज़्यादा है। तो बालक प्रत्यक्ष क्या देख रहा है, तथा किसी भी वस्तु या घटना में सर्वाधिक स्पष्ट क्या दिखाई दे रहा है, सर्वाधिक स्पष्ट यही दिखाई दे रहा है कि रुई जो है आकार में ज़्यादा है। तो तीसरा क्या है, विचारों में अविलोम्यता। अविलोम्यता क्या है कि जैसे कि कोई बालक है, अगर उसके सामने आपने 2 मिट्टी का गोला लिया, इस प्रकार से अगर आपने एक मिट्टी के गोले को चपटा करके बड़ा कर दिया, तो आप उससे पूछेंगे कि बच्चा इसमें से बताओ कौन सा बड़ा है, तो वो कहेगा चपटा वाला बड़ा है। यानी कि उसके जो विचार हैं वो अविलोमित्या है, यानी कि उल्टे नहीं हो रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर ये चपटा है, अगर इसको फिर से गोला कर दिया जाएगा तो वह उसी प्रकार हो जाएगा। तो यही क्या है, यही बालक के अंदर नहीं आ पाती है, यानी कि वह जो पूर्व में विचार है उस पर जो है वापस नहीं लौट पाता है। तो यही क्या है, यही विचारों की अविलोमिता है, यानी विचारों में विलोमिता का अभाव है। तो इसे इस प्रकार याद रखेंगे। अब
तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्यों बोलते हैं? क्योंकि बालक में मूर्त वस्तुओं के बारे में तार्किक चिंतन करने प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था में 3 मानसिक योग्यता प्राप्त होती हैं। पहला क्या है? विचारों की विलोमिता, और दूसरा क्या है? संरक्षण का सिद्धांत। तीसरा है क्रमबद्ध तथा पूर्व तथा अंश का ज्ञान। यहाँ पे पूर्ण कर लीजिएगा, पूर्ण तथा अंश का ज्ञान। तो विचारों की विलोमिता मैंने बताया कि वही मिट्टी का जो गोला था, अगर उसे चपटा करके बना दिया गया, अगर बच्चा जान गया कि यह मिट्टी का गोला उसी मिट्टी के गोले से बना हुआ है और इसे अगर पुनः गोला कर दिया जाए तो वह उसी के बराबर हो जाएगा, यानी यह पहले की तरह ही हो जाएगा। यही क्या है? विचारों की विलोमिता है। अगर इस अवस्था में बच्चा जो है यह जान जाता है कि यह जो मिट्टी का गोला है उसी प्रकार से है जिस प्रकार चपटा वाला और गोला वाला एक ही है, तो यह विचारों की विलोमिता है। और संरक्षण का सिद्धांत क्या है? कि बालक कोई मिट्टी का गोला है, बालक को सामने कोई 2 मिट्टी के गोले रखे जाते हैं और एक को चपटा करके बड़ा कर दिया जाता है, तो बालक यह जान जाता है कि यह संरक्षण का सिद्धांत है, यानी कि अगर इसे फिर से गोला कर दिया जाएगा तो यह पुनः अपनी स्थिति में लौट आएगा। यही संरक्षण का सिद्धांत है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि विचारों की विलोमिता किस अवस्था में पाई जाती है, तो याद रखेंगे। और संरक्षण का सिद्धांत किस अवस्था में पाया जाता है, तो उसे भी याद रखेंगे। क्रमबद्धता तथा पूर्ण तथा अंश का ज्ञान भी इस अवस्था में पाया जाता है। चूँकि यह सीटेट का जो है सबसे स्पेशल टॉपिक है, यानी कि यह सबसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए मैं इसको बहुत डिटेल से पढ़ा रहा हूँ। और जो मैं बता रहा हूँ हर शब्द में एक एक क्वेश्चन छिपा हुआ है, कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जो कि फालतू में हो। तो आप लोग जो है वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और समझने का पूरा जो है प्रयास करिए, आपको 100% पूरा समझ में आएगा। अब चौथी अवस्था देख लेते हैं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसे फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज बोलते हैं, यानी कि हर चीज़ औपचारिक रह जाती है। यानी कि बालक क्या है? समस्या समाधान आरंभ कर देता है, संकेतों का प्रयोग करना प्रारंभ कर देता है। बालक अमूर्त वस्तुओं के बारे में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। तो जब बालक अमूर्त वस्तुओं के बारे में चिंतन करना प्रारंभ कर दिया, यानी कि वह समस्या समाधान आरंभ कर दिया है। और फिर क्या है? निष्कर्ष निकालना, व्याख्या करना तथा परिकल्पना करना प्रारंभ कर देता है, यानी कि उसमें मानसिक योग्यताएं पूर्ण विकसित हो जाती हैं। तो यही क्या है? यही औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि शेयर करने से जैसा कि मैं हमेशा कहते आया हूँ कि शेयर करने से जो है ज्ञान बढ़ता है। और आपने अभी तक टुडे क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गॉड ब्लेस यू।